सुप्रभात। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम कृतिका भाग 2 में से साना साना हाथ जोड़ी पाठ का अध्ययन करेंगे। इसकी लेखिका मधु काकरिया जी हैं। यह पाठ एक यात्रा वृतांत है। इसमें लेखिका ने पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। लेखिका ने इस पाठ में हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत वर्णन किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित होता सौंदर्य हम स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हों। लेखिका ने सौंदर्य के साथ साथ वहां के निवासियों की मेहनत, अभाव, गरीबी और जिजीविषा का भी वर्णन किया है। वास्तव में इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि यह यात्रा किन किन लोगों ने की थी। तो इसमें 3 मुख्य पात्र हैं। सर्वप्रथम हैं मधु काकरिया जी, जो लेखिका हैं, जिन्होंने यह पाठ लिखा है और जिन्होंने यह यात्रा की थी। उनके साथ में उनकी सहेली मणि भी थी, जिन्होंने उनके साथ यात्रा की, और उनका जो ड्राइवर था और वह गाइड भी था, उसका नाम था जितेन नार्गे। तो ये 3 लोग एक साथ इस यात्रा पर गए थे। इस पाठ को और आसानी से समझने के लिए हमें एक बात और समझनी चाहिए कि यात्रा पथ क्या था, कहाँ कहाँ का वर्णन लेखिका ने इसमें किया है। लेखिका को जाना कहाँ था? तो लेखिका को गंगटोक यानी कि सिक्किम की राजधानी, उसको हिंदी में गंगटोक कहते हैं और गंगटोक का अर्थ होता है पहाड़। तो गंगटोक से युमथांग जाना था और युमथांग तक की जो दूरी थी वह 149 किलोमीटर थी। गंगटोक से युमथांग की दूरी 149 किलोमीटर थी। इससे रास्ते में पड़ने वाले जितने भी स्थान थे, लेखिका को जो जो स्थान दिखाई दिए उन सब का वर्णन उन्होंने किया है। तो गंगटोक से जब वे युमथांग के लिए चले तो रास्ते में कवि लॉन्ग स्टॉक नामक एक जगह उन्हें दिखाई दी, जहां पर गाइड फिल्म की शूटिंग की गई थी। उसके बाद युमथांग पहुंचने से पहले ही उन्हें रात हो गई और रात बिताने के लिए उन्हें लायुंग में रुकना पड़ा। लायुंग से वे कटाव गए। क्यों? क्योंकि वहां एक सिक्किमी युवक ने उनसे कहा कि यदि बर्फ देखनी है तो आप कटाव जाओ, वहीं आपको बर्फ मिलेगी। इसलिए गंगटोक से लायुंग और लायुंग से युमथांग का रास्ता अलग था और कटाव का रास्ता अलग, लेकिन फिर भी लेखिका लायुंग से पहले कटाव जाती हैं, वहां पर बर्फीले पहाड़ देखती हैं, फिर कटाव से वापस लायुंग आती हैं और फिर लायुंग से युमथांग। युमथांग का अर्थ है घाटियां, फूलों से लदी हुई घाटियां। तो फिर युमथांग जाती हैं, फिर युमथांग से वापस गंगटोक आती हैं और फिर वहां से अपने अपने घर सब लोग चले जाते हैं। तो इस प्रकार से लेखिका ने इस पाठ में इस यात्रा पथ से ये यात्रा की थी जो उन्होंने इसमें वर्णन किया है। आइए अब पाठ शुरू करते हैं। लेखिका ने इस पाठ का प्रारंभ गंगटोक की सुंदरता से किया है, जो रात, दिन, सुबह, शाम अर्थात हर समय सुंदर ही दिखाई देता है। गंगटोक का वर्णन, उसकी सुंदरता का वर्णन जो लेखिका कर रही है वह रात्रि के समय का वर्णन है। लेखिका लिखती हैं, मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह, शाम, रात। लेखिका जब गेस्ट हाउस में रुकी हुई थी ऊपर पहाड़ी पर, तो उन्होंने नीचे तराई में जब देखा रात के समय, तो उन्हें गंगटोक शहर में जो लाइट्स जलती हुई दिखाई दी, तो दूर से देखने पर वो ऐसी लग रही थी मानो तारों की तरह से टिमटिमा रही हूं, और जो आसमान है वह उलट करके पृथ्वी पर अपनी सुंदरता बिखेर रहा हो।
इसके साथ ही लेखिका ने कहा है कि गैंगटॉक मेहनतकश बादशाहों का शहर है, क्योंकि यहाँ के लोग पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। और पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना आसान नहीं होता है, तो उन्हें बहुत मेहनत करनी होती है। वे अपना चूल्हा जलाने के लिए जंगलों से लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, पशुओं को चराने जाते हैं, दूर दूर से पानी भरकर लाते हैं। तो अपने जीवन को चलाने के लिए उन्हें कठोर परिश्रम करना पड़ता है। इसीलिए लेखिका ने गैंगटॉक को मेहनतकश बादशाहों का शहर बताया है। लेखिका इतनी सुंदरता देख करके मंत्रमुग्ध सी हो जाती हैं, और वहां पर जो सड़कों पर लाइट्स लगी हुई थी तो वो ऐसी लगती हैं जैसे लाइट की झालर लटक रही हो। तो इसी प्रकार वहां पर लेखिका चेतना शून्य सी होकर के इस सुंदरता को देखती रहती हैं। फिर सुबह उजाला होने पर लेखिका एक प्रार्थना के बोल गुनगुनाने लगती हैं, जो उन्होंने नेपाली युवती से सीखे थे। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिम्रो को शैली। साना साना छोटे छोटे हाथ जोड़कर गर्दहु प्रार्थना प्रार्थना कर रही हूं। हमरो जीवन हमारा जीवन, मेरा सारा जीवन, तिम्रो को शैली अच्छाइयों को समर्पित हो। तो ये प्रार्थना लेखिका ने एक नेपाली युवती से सीखी थी, और इसी के आधार पर लेखिका ने इस पाठ को शीर्षक भी दिया है, साना साना हाथ जोड़ी, छोटे छोटे हाथ जोड़कर। तो पूरी जो 2 पंक्तियां हैं वे प्रार्थना की इस प्रकार से हैं। सुबह सुबह ही लेखिका ने बालकनी से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा को देखना चाहा, लेकिन बादल होने के कारण वे उसे दिखाई नहीं दी। लेकिन उन्हें सामने ही अनेक प्रकार के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई दिए, जैसे वे किसी फूलों के बगीचे में आ गई हों। लेखिका फूलों की सुंदरता से मंत्रमुग्ध सी हो गई। अब उन्हें गैंगटॉक जाना था, जो युमथांग से 149 किलोमीटर की दूरी पर था। जितेन ने बताया, युमथांग अर्थात हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको वहां। तो लेखिका ने उत्साह से पूछा, क्या वहां बर्फ मिलेगी? क्योंकि जो लोग मैदानी इलाकों से वहां पर जाते हैं, पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं, तो उन्हें पहाड़ देखने की तीव्र इच्छा होती है। जितेन ने कहा, आप चलो तो सही, वहां सब मिलेगा। तब ये तीनों एक जीप से युमथांग के लिए निकल पड़े। रास्ते में जितेन इन्हें अलग अलग तरह की जानकारी देते हुए चल रहा था। एक जगह लेखिका को कुछ श्वेत पताकाएं लहराती हुई दिखाई दी। तो जितेन ने बताया कि ये जो ध्वज हैं, छोटी छोटी झंडियां हैं, ये शांति और अहिंसा का प्रतीक हैं। इन पर मंत्र लिखे हुए होते हैं। और जितेन नार्गे ने बताया है कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं, और फिर इन्हें उतारा नहीं जाता। ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। और कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में या किसी खुशी के मौके पर कुछ रंगीन पताकाएं भी फहरा दी जाती हैं, उन्हें भी नहीं उतारा जाता है। इसके बाद थोड़ी दूर आगे चलने पर जितेन नार्गे ने बताया कि ये कवि लॉन्गस्टॉक नामक एक जगह है, जहां पर गाइड फिल्म की शूटिंग की गई थी। और लेपचा और भुटिया, जो सिक्किम की 2 स्थानीय जातियां हैं, उनके बीच चले लंबे समय से उनके बीच जो झगड़ा चला आ रहा था, उसकी शांति वार्ता हुई थी, और यहाँ पर एक पत्थर स्मारक के रूप में स्थापित किया गया है। लेखिका ने रास्ते में एक कुटी के भीतर एक चक्र को घूमते हुए देखा, जो एक धर्म चक्र था। तो नार्गे ने बताया कि मैडम, ये एक प्रेयर व्हील है, इसे धर्म चक्र कहते हैं, और मान्यता है कि इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, अर्थात सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा सुनकर लेखिका के मन में आया, उसने अपने मन में सोचा कि चाहे मैदान हो या पहाड़, कितनी भी वैज्ञानिक प्रगति क्यों ना हो जाए हमारे देश में, लेकिन हम लोगों की आत्मा
एक जैसी ही है। सभी लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की जो अवधारणाएं और कल्पनाएं हैं वे सब एक जैसी ही हैं। अर्थात हम यहाँ पर जो हिंदू लोग हैं ये क्या मानते हैं, क्या मान्यता है कि गंगा नदी में नहाने से पाप नष्ट हो जाते हैं। और पहाड़ों पर जहाँ बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, बुद्ध के अनुयायी रहते हैं, तो वे क्या मानते हैं कि इस धर्म चक्र को घुमाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेखिका लिखती हैं, धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग, बस्तियां पीछे छूटने लगे और घाटियों में जो पेड़ पौधे और घर थे वे छोटे छोटे दिखाई देने लगे। और फिर रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। चारों ओर पहाड़ों की असीम सुंदरता दिखाई दे रही थी। सभी सैलानी झूम झूम कर गा रहे थे, लेकिन लेखिका मौन थी। वे इस पूरे परिदृश्य को अपने भीतर समाहित कर लेना चाहती थी, अर्थात इस असीम सौंदर्य की अनुभूति करना चाहती थी। जीप की खिड़की से बाहर सिर निकालकर पर्वत शिखरों, जलप्रपातों, रंग बिरंगे पहाड़ों तथा तिस्ता नदी के जल की सुंदरता को निहार रही थी। सिलीगुड़ी से ही तिस्ता नदी के किनारे किनारे ये लोग जा रहे थे। ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों से युक्त हिमालय को देखकर लेखिका ने हिमालय को प्रणाम किया और इनके मुख से निकल पड़ा, मेरे नगपति मेरे मेरे विशाल। ये काव्य पंक्तियां हैं। तभी अचानक जीप रुकी और सामने शिखरों से गिरता फेन उगलता झरना, कौन सा झरना? सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। सभी लोग फोटो खींचने लगे, पर लेखिका चेतना शून्य सी हो गई और वे इस झरने का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद उसकी जलधारा में पैर डुबोया तो ऐसा लगा मानो मन काव्य में हो गया हो। लेखिका को लग रहा था जैसे वह झरना जीवन की अनंतता का प्रतीक है और लेखिका स्वयं भी देश काल की सीमाओं से दूर उस बहती हुई धारा में बहने लगी हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मन की सारी तामसिकताएं, तामसिकता कहते हैं जो भी कुटिलता है, हमारे मन में किसी के प्रति जो भी बैरभाव होता है कुटिलता है, और दुष्ट वासनाएं अर्थात बुरी इच्छाएं इस निर्मल धारा में बह गई हों। उनका मन हुआ कि अनंत समय तक वहीं पर रहें, परंतु उन्हें युमथोंग जाना था, इसलिए जितेन ने उन्हें चलने को कहा और बताया कि आगे और भी सुंदर नजारे मिलेंगे। लेखिका कहती हैं कि मैं अनमनी सी उठी और चल दी। थोड़ी देर बाद ही रास्ते में आंखों और आत्मा को सुख देने वाले सुंदर दृश्य दिखाई दिए और चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को देखती रही। थोड़ा आगे जाने पर जीप रोककर सब लोग हिमालय के सौंदर्य को देखने लगे। चारों ओर निरंतरता की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूल, घाटियां और वादियों के दुर्लभ नजारे थे। मानो स्वर्ग का सौंदर्य पृथ्वी पर बिखरा पड़ा हो। वहीं प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल लहलहा रहे थे। सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चरैवेति चरैवेति का संदेश दे रहे थे। चरैवेति मतलब चलते रहो चलते रहो, तो यही संदेश वे सब दे रहे थे। इस सुंदरता को देखते देखते मंत्रमुग्ध सी लेखिका थोड़ी दूर तक निकल आई। तभी उन्हें पहाड़ी औरतें दिखाई दी जो पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी, और कई औरतों ने तो अपनी पीठ पर अपने बच्चों को भी बांध रखा था। कुछ औरतें पूरी ताकत से कुदाल चला रही थी। उन्हें देखकर लेखिका ने सोचा, इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, अर्थात वे इतनी सुंदरता के बीच भी अपने जीवन यापन की चिंता में ही लगे रहते हैं और कठोर परिश्रम करते हैं। लेखिका के मन में एक साथ एक भाव जागृत हुआ कि ये महिलाएं मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ कर रही हैं, अर्थात अपने बच्चे को अपने साथ रख करके उसकी सुरक्षा करते हुए माता के धर्म का भी निर्वाह कर रही हैं और उसका पेट भरने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए कठोर परिश्रम भी कर रही हैं। फिर लेखिका ने वहीं पर खड़े बीआरओ के एक कर्मचारी से उनके बारे में पूछा, तो उसने बताया कि मैडम, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप
हिम शिखरों को देखने जा रही हैं, ये उन्हीं रास्तों को और अधिक चौड़ा बना रही हैं। उसने बताया कि रास्ते बनाने का कार्य बड़ा कठिन होता है और कई लोगों की तो जान भी चली जाती है। तभी लेखिका को याद आया कि जब वे गुमला और पलामू के जंगलों में यात्रा के लिए गई थी तो उन्होंने देखा था कि पीठ पर कपड़े से अपने छोटे बच्चे को बांधकर आदिवासी महिलाएं पत्तों की तलाश में जंगल जंगल भटकती हैं। वे पत्ते खोजती हैं, पत्ते तोड़कर लाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पत्तों से जैसे पत्तल बनाई जाती हैं, दोने बनाए जाते हैं, तो इस तरह के वो पत्तों के बर्तन बनाती हैं। लेखिका सोचती हैं कि आदिवासी महिलाओं के फूले हुए पैर, वो बहुत दूर तक चलती हैं तो उनके पैर सूज जाते हैं और पत्थर तोड़ती इन पहाड़िनों के हाथों में पड़े छाले एक ही कहानी कह रहे हैं कि आम आदमी की जिंदगी हर जगह एक जैसी ही होती है। कहीं पर कितना भी सौंदर्य हो, कहीं पर कितना भी असीम सुंदरता क्यों ना फैली हो, लेकिन जो आम आदमी है उसे तो मेहनत ही करनी होती है। उसे उस सुंदरता से कुछ लेना देना नहीं होता, वह तो मेहनत करके ही अपना जीवन यापन करता है। लेखिका सोचती है कि सारी मलाई एक तरफ, अर्थात सारा धन संपत्ति एक तरफ, और सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ, अर्थात गरीबी और अमीरी में बहुत अंतर होता है। तभी जितेन और मणि इन्हें वहां से ले गए और फिर ये लोग सब आगे चल दिए। उसके बाद ये और ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। तभी इन्हें कुछ स्कूली बच्चे दिखाई दिए जो इनसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन नार्गे ने बताया कि ये बच्चे कई किलोमीटर नीचे तराई में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं क्योंकि वहीं पर एक स्कूल है, और इतनी मेहनत करते हैं साथ में कि शाम को अपनी माँ के साथ पशुओं को चराने जाते हैं, लकड़ियां काट कर लाते हैं और पानी भरते हैं। अर्थात वहां पर बच्चों का जीवन भी बहुत कठिन है, वे भी अपने जीवन में कठोर परिश्रम करते हैं। आगे का रास्ता इतना छोटा, इतना संकरा था कि ऐसा लगता था कि जैसे इंची टेप से नाप कर बनाया हुआ है। यदि थोड़ा भी इधर उधर खिसके तो सीधे घाटियों में चले जाएंगे। इसीलिए जगह जगह पर चेतावनियां लिखी हुई थी, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से वहां पर रास्ते में जाते हुए लेखिका और उनके साथियों ने बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखे। उसी समय, संध्या के समय, इन्हें जीप में जाते हुए ही चाय के बागान दिखाई दिए। वहां पर जो सिक्किमी युवतियां थी, वे सिक्किमी परिधान बोकू पहन करके चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। बोकू से तात्पर्य है जो वहां पर स्त्रियां पहनती हैं, जैसे हमारे यहाँ साड़ी सूट पहने जाते हैं, जीन्स टॉप पहनते हैं, उसी तरह वहां का जो परिधान है उसका नाम है बोकू। तो बोकू उन्होंने पहन रखा था और वे चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। लेखिका कहती हैं कि हरे हरे खेतों में, हरे हरे चाय के बागानों में एक युवती ने लाल रंग का बोकू पहन रखा था जो डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा प्रकट कर रहा था। मंत्रमुग्ध सी होकर लेखिका उस सौंदर्य को देखने लगी और कहने लगी, मैं इतना सौंदर्य सहन नहीं कर पाऊंगी। अब रात होने लगी थी और युमथांग अभी भी दूर था, इसलिए वहां पर एक छोटी सी बस्ती थी जिसका नाम था लायुंग। तो इन्हें वहीं लायुंग में तिस्ता नदी के किनारे पर रुकना पड़ा। पूरी रात ये वहां पर रहे और जो इनके साथ इनकी सहेली थी मणि और जो जितेन था, जो गाइड और ड्राइवर था, वे सब और बाकी जो बहुत सारे सैलानी जो वहां पर पर्यटक गए थे वे भी थे, सब एक साथ रुके हुए थे और पूरी रात इन्होंने मौज मस्ती में निकाली। गाना बजाना होता रहा। और लेखिका लिखती हैं कि लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य होती है। तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कलकल बहती हुई जो सुबह होती है वह बहुत ही शांत होती है। अब लेखिका कुछ वहां पर आगे निकल गई सुबह के समय, क्या देखने के लिए कि शायद मुझे कहीं बर्फ मिल जाए, लेकिन इन्हें बर्फ नहीं मिली। हालांकि ये लोग सी लेवल से यानी कि समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, फिर भी इन्हें वहां पर बर्फ नहीं दिखाई दी। तो वहां घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने इन्हें बताया
कि प्रदूषण के चलते यहाँ पर स्नोफॉल कम हो रही है, लेकिन यदि आप कटाव चले जाओ तो वहां आपको बर्फ जरूर मिलेगी। और कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बस फिर क्या था, लेखिका के मन में आया कि अब हमें कटाव जाना है क्योंकि वहां पर बर्फबारी देखनी है। सब लोग कटाव के लिए निकल पड़े। रास्ते में धुंध और बारिश हो रही थी, इसलिए जीप को चलाते हुए जो जितेन नार्गे था, बस वह अंदाजे से ही चला रहा था, अनुमान से ही चला रहा था कि ये रास्ता होगा। थोड़ी देर बाद धुंध छटी, सामने इन्हें बर्फ से ढके हुए पहाड़ दिखाई देने लगे। जितेन नार्गे ने बताया कि यह एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में ही यह बर्फ गिरी है। सभी लोग, सारे सैलानी जितने पर्यटक थे, सभी उस बर्फ में खेलने लगे। लेकिन लेखिका के पास वे लंबे जूते नहीं थे जिन्हें पहनकर वे बर्फ में जा सकती थी, इसलिए इन्होंने दूर से ही उस नजारे को देखा। सभी लोग, सभी सैलानी फोटो खिंचवाने में लगे हुए थे, लेकिन लेखिका इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर समाहित कर लेना चाहती थी, ताकि वापस घर जाकर जब अपने रूम में बैठे तब भी इस दृश्य को अपने अंदर महसूस कर सकें। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ऐसी ही भाव विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी और जीवन के सत्य को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र यही उन्हें प्राप्त हुआ होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब सभी सुखी रहें, क्योंकि जहां पर शांति होती है वहीं पर कोई किसी की मंगल कामना कर सकता है। तो यहीं पर इस मंगल कामना का उन्होंने महामंत्र पाया होगा। लेखिका इस सुंदरता में खोई हुई थी, तभी इनकी सखी मणि ने एकाएक दार्शनिकों की तरह कहना शुरू किया, ये हिमशिखर जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो यही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जलधारा बन जाती हैं और सभी की प्यास को बुझाती हैं। तो ये प्रकृति का जल संग्रह करने का एक अनूठा प्रकार है कि सर्दियों में तो वही पानी बर्फ बन जाता है और पहाड़ों पर जम जाता है, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो पानी पिघल करके हमारी नदियों में आने लगता है। तो ये प्रकृति का एक जल संग्रह का अनूठा ही तरीका है, अनूठी ही व्यवस्था है। इस सुंदरता को देखते देखते लेखिका थोड़ा आगे बढ़ी तो उन्हें वहां पर कुछ फौजी छावनियां दिखाई दी। तब उन्हें ध्यान आया कि अरे ये तो बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा है। तभी उन्होंने एक फौजी से पूछा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वहां पर उस समय का तापमान था -15 डिग्री सेल्सियस। तब उस फौजी ने हंसकर जवाब दिया कि आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। और फिर सब लोग उस सौंदर्य को देखने के बाद वहां से वापस चल दिए। बॉर्डर पर तैनात सैनिकों से फेरी भेटुला अर्थात फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी और ये सब लोग वहां से आगे चल दिए, अर्थात इन्हें वहां से वापस लायुंग आना था। ये उन्हीं घुमावदार रास्तों से वापस लायुंग आए और लायुंग के बाद फिर इन्हें जाना था युमथोंग। तो ये वहां पर युमथोंग पहुंचते हैं और युमथोंग का मतलब है घाटियां, अर्थात फूलों से लदी हुई घाटियां। लेकिन लेखिका लिखती हैं कि कटाव देखने के बाद युमथोंग थोड़ा सा फीका फीका लगा, क्योंकि कटाव की जो सुंदरता थी उसकी अपेक्षा इन्हें युमथोंग की सुंदरता कमतर लगी। वहां पर अनेक प्रकार के फूल इन्हें दिखाई दिए, बहुत सुंदर था वह नजारा भी, लेकिन कटाव की अपेक्षा इन्हें कम लगा। वहीं पर एक चिप्स बेचती हुई सिक्किमी युवती से लेखिका ने पूछा कि क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसने जवाब दिया, नहीं मैं इंडियन हूं। तो सुनकर लेखिका को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। पहले सिक्किम एक स्वतंत्र रजवाड़ा था और बाद में इसे भारत में शामिल कर लिया गया था। इसके बाद
लेखिका, मणि और जितेन नार्गे वापस गंतोक के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जितेन नार्गे इन्हें अनेक प्रकार की जानकारी देते हैं। जितेन नार्गे इन्हें बताते हैं एक स्थान को देख करके कि मैडम यहाँ पर एक जो पत्थर है इस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं और कहा जाता है कि गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर गिर गए थे और जहाँ चावल गिरे थे वहां पर आजकल चावल की खेती होती है। फिर उसने 3-4 किलोमीटर बाद ही एक उंगली से इशारा करते हुए बताया कि ये खेदुम नामक स्थान है और ये पूरा 1 किलोमीटर का एरिया है और मान्यता है कि यहाँ देवी देवताओं का निवास है और यहाँ जो भी गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। अर्थात वहाँ के लोगों की ये मान्यता है, ये आस्था है कि यहाँ पर हमें गंदगी नहीं फैलानी है। कौन सा स्थान है? खेदुम। यदि यहाँ पर कोई गंदगी फैलाएगा तो वह मर जाएगा क्योंकि ये देवी देवताओं का स्थान है। जितेन ने आगे बताया कि मैडम युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, ये पर्यटन स्थल नहीं था। जब सिक्किम भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान थे एक शेखर दत्ता, तो उनके दिमाग में ये आइडिया आया, ये विचार आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर ही क्या होगा, तो घाटियों के बीच से रास्ते निकालकर इसे पर्यटन स्थल अर्थात टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया। इसी प्रकार से वह जितेन नार्गे रास्ते भर उन्हें नई नई जानकारियां देता रहा और लेखिका मन ही मन सोचती रही कि शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है, अर्थात मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ नई खोज करता ही रहता है। इस प्रकार इस पाठ से हमें पूर्वोत्तर भारत की जो सुंदरता है, हिमालय का जो सौंदर्य है, उसके विषय में, वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं उनके विषय में, वहाँ पर रहने वाले लोगों के जीवन के विषय में अनेक जानकारियां मिलती हैं। तो यह पाठ इस प्रकार से आपको ज्ञान प्रदान करता है।